नमस्कार दोस्तों। आज सेकंड ग्रेड का आपका पेपर लगा है और सेकंड ग्रेड का जो पेपर लगा है उसमें पॉलिटी के यदि क्वेश्चन गिने तो 21 प्रश्न आए। हो सकता है कोई और भी छूट गया हो, बट मैंने जो देखे हैं वो टोटल मिला के 21 क्वेश्चन है। और यदि आप ने मतलब एक बात छोटी सी कहूँगा कि यदि आपने वीडियो देखे हुए हैं पुराने और या फिर आपने उनके साथ साथ प्रश्न सॉल्व किए हैं या टेस्ट पेपर या वीडियो जो भी सॉल्व किए हैं, तो आपके ये लगभग लगभग सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो सीधे ही हो रहे हैं, पर दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल लॉजिक से हो रहे हैं, जो मैं बता दूंगा। चलिए इन पे बात करते हैं। पहला जो प्रश्न आया है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने ये कहा कि राजस्थान के निम्नलिखित जो नेता हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कथन देखना है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भी रहा हो, बाद में विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो और राजस्थान के वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रहा हो। यानी ऐसा मुख्यमंत्री चुनना है जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, विधानसभा अध्यक्ष भी रहा हो और वित्त आयोग का अध्यक्ष भी रहा हो। यदि आप राजस्थान के मुख्यमंत्री वाली यदि वो देखते हो, और उसमें लास्ट में मैंने इसको डिटेल से समझा है, तो वहाँ पे ये एक ही लाइन मैंने बोला हुआ है। लेकिन चलिए उसको छोड़िए। आप यहाँ पे देखिए कि ये तीनों की तीनों जो क्वालिटी है वो पाई जाते हैं हरदेव जोशी में। और किस में? हरिदेव जोशी में। यानी आप यहाँ पे आपका जो उत्तर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? पहला जो है वो आपका उत्तर है, क्योंकि हरिदेव जोशी है वो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, फिर स्पीकर रहे राजस्थान में 80 से लेकर के 85 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे, और राजस्थान के राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी ये रहे। बाकी जो और ऑप्शन है उनमें देखिए मोहनलाल सुखाड़िया है, वो मुख्यमंत्री तो रहे लेकिन स्पीकर कभी भी नहीं रहे। फिर जगन्नाथ पाड़िया के बारे में देखें तो मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है ना, राज्यपाल भी बने, लेकिन स्पीकर और वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं बने। और हीरालाल देवपुरा के बारे में देखें तो उनके बारे में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका उत्तर आता है वो हरिदेव जोशी आता है। यदि आप देखते हो वहाँ पे तो इसे एक मात्र से सोल्व हो जाता है, ठीक है। जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत आएगी मैं साथ साथ उसको जरूर बोलूँगा, लेकिन अभी हिंदी से काम चल रहा है, सामने इंग्लिश है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा संशोधन था जिसके माध्यम से ये जोड़ा गया? तो देखिए, हमारे संविधान में शुरू में जो अनुच्छेद 153 है उसमें जो मूल संविधान देखोगे ना, तो वहाँ पे ये प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। जब आप पढ़ते हो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में, और मैंने बताया कि उससे जस्ट एक आर्टिकल आगे है। आप यदि, मैं यहाँ पे बार बार ये नहीं कहूँगा कि आप वीडियो देखते तो आपको आराम से हो जाते, जिन विद्यार्थियों ने देखे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब अपन केवल सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो देखो, अनुच्छेद 52 में जो बात है वो 153 में राज्यपाल के लिए। और जब मूल संविधान लिखा गया था उस समय लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया 1956, और उसके द्वारा जो 153 में ये प्रावधान चेंज कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, यानी इस संशोधन के द्वारा, कि दो या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल हो सकता है। यानी दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये प्रोविजन बाद में जोड़ा गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में ये प्रोविजन नहीं था। मूल संविधान में सीधा सीधा लिखा हुआ था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आपके यहाँ पे सीधा का सीधा जो उत्तर है वो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 यहाँ पे आ जाता है। फिर इसके बाद में देखो, तीसरा जो क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे, तो देखिए, भारत में किसी राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? देखो, महाधिवक्ता का उल्लेख 165 में है, ठीक है। और 165 में जब अपन संविधान के बारे में ओवरव्यू लेते हैं तो वहीं ये टॉपिक पूरा का पूरा हो जाता है। 165 में ये लिखा हुआ है कि महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसकी लाइट छोटा कर लेता हूँ। राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, ठीक है ना। उसके वेतन भत्ते जो हैं, वेतन भत्ते भी कौन डिसाइड करेगा? ये भी राज्यपाल करेगा। यानी महाधिवक्ता के लिए जो 165 आर्टिकल है उसमें सब कुछ राज्यपाल, यानी वेतन भत्ते, यानी उसका पारिश्रमिक क्या होगा, उसकी नियुक्ति वो कितने समय तक रहेगा, वो किस राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहेगा, ये सारी की सारी और सेम की सेम बातें वहाँ पर न्यायवादी के लिए लिखी हुई है। यानी आर्टिकल 76 में उसमें 11 घटा के 100 जोड़ोगे तो आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के लिए लिखी हुई है। वहाँ पे राष्ट्रपति सब कुछ करेगा, तो यहाँ पे कौन करेगा? राज्यपाल सब कुछ करेगा। तो यहाँ पे जो आपका उत्तर आ जाएगा वो कौन आ जाएगा? राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा 4, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी थोड़ी सी लाइटिंग, ठीक है।
यहाँ पे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा द्विसदनीय प्रांतीय विधानमंडल। देखो द्विसदन हमेशा उसकी जगह बाई कैमेरल वर्ड ध्यान रखा करो, बाई कैमेरल, क्योंकि कई बार क्या होता है कि द्विसदन भी नहीं आता, ये तो चलो द्विसदन आ गया, लेकिन कई बार सीधा का सीधा बाई कैमेरल पूछ लिया जाता है। द्विसदन यानी प्रांतों में दो सदन, एक विधानसभा और एक विधान परिषद, जैसे आज पढ़ते हैं अपन। तो उसी समय जो भारत शासन अधिनियम कौन सा था, 1935। और 1935 में किस राज्यों के लिए दो सदनों की व्यवस्था थी, यानी किन किन राज्यों के लिए दो सदनों की यहाँ पे अपन व्यवस्था को देखते हैं। तो यदि उसके बारे में देखें तो 5 ऐसे राज्य थे जहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था थी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। उसमें एक राज्य था बंगाल, ठीक है, पहला राज्य। देखो 5, 3 तो वो याद करो जो शुरू शुरू में जब भारत में जब ब्रिटिशर आए थे और उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी अपनी स्थापित की थी, आपको पता है, बंगाल थी, एक बॉम्बे थी और एक मद्रास थी। तो 3 तो ऐसे याद कर लो, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। आप यदि 1935 का अधिनियम पढ़ते हो तो ये बंगाल, बॉम्बे और मद्रास 3 तो ऐसी थी। बाद में 2 और, एक तो बिहार और एक जिसको आजकल यूपी बोलते हैं, उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, ठीक है ना। तो एक हो गई बिहार और एक हो गई यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आजकल यूपी बोलते हैं, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश यानी यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, ये 5 थे। अब यहाँ पर आप देख लो कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जिसमें ये मिल जाता है। तो उड़ीसा यहाँ पर पहले में आ रहा है, तो उड़ीसा यहाँ पर है नहीं, तो यानी पहला कट गया। बंगाल, सिंध और असम, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिंध असम आ गया, तो ये भी कट गया आपका। मद्रास संयुक्त प्रांत, सिंध, ये भी कट गया आपका। तो बम्बई, बंगाल और बिहार। तो देखो ये बॉम्बे हो गई, ये बंगाल हो गए, बिहार हो गए। तो आपका जो उत्तर है वो कौन सा हो जाता है, चौथा। देखो एलिमिनेशन मेथड से भी ये हो सकता था। आप ये देखते 3 प्रेसिडेंसी थी, वहाँ पे तीनों में था, और 2 और हैं, तो टोटल मिला के 5 जो राज्य थे वहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 5 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रोविजन किया गया था। ये अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। देखो पॉलिटी, हाँ एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि आपने यदि पॉलिटी को केवल रटा है तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपसे, क्योंकि चाहे कितना ही डिटेल से रट लिया हो, आपने रटा है। देखो क्वेश्चन किस तरह से ऐसे आपने जो याद किया है ना, तो कुछ तो डायरेक्ट उससे आ गए, कॉन्सेप्चुअल याद किया है, फैक्ट के साथ आपने कॉन्सेप्चुअल याद किया है, तो कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट उससे आ गए। और कुछ प्रश्न आपके ऐसे आए हैं जो उस कॉन्सेप्ट और जो आपने फैक्ट याद किए हैं, जिनको समझा है, उसके आधार पे आपके माइंड ने जो प्रोसेसिंग की है, उसके आधार पे आपके क्वेश्चन और सोल्व हो रहे हैं कुछ। तो आप यदि इस तरह से किया तो एक भी प्रश्न आज के पेपर में ऐसा नहीं है जो अपन को नहीं आता हो और जो अपने पढ़े हुए में से नहीं हो। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों, तो यहाँ पे पूछ रहा है मंत्रियों का वेतन भत्ते, ठीक है ना, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी मंत्री जो हैं उनके वेतन भत्तों के बारे में ये कहा जा रहा है। और मंत्रियों के वेतन भत्तों का उल्लेख है वो संविधान के 164 या 65 वाला जो आर्टिकल है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मंत्रियों के जो वेतन भत्ते हैं वो संविधान के 164 जो आर्टिकल है उसके क्लोज 5 में मिलेंगे आपको। चलो इतना डिटेल नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो भारत की संसद द्वारा, देखो भारत की संसद है वो केवल सांसदों के वेतन भत्ते डिसाइड करती है। हमारा संविधान राज्य की विधानसभाओं को ये अधिकार देता है कि जैसे 164 आर्टिकल ये कहता है कि राज्य की जो विधानमंडल है, जिन राज्यों में विधानमंडल मतलब विधानसभा विधान परिषद दोनों है तो उसको विधानमंडल बोल दो, और जिन राज्यों में केवल विधानसभा है तो मैं ये कह सकता हूँ जैसे राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान की जो विधानसभा है वो ये डिसाइड करेगी कि राज्य के मंत्रियों के वेतन भत्ते क्या होंगे, और समय समय पर उनमें बढ़ोतरी भी होती है। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो अपना रॉन्ग है। फिर 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते भारत की संविधान की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। देखो ये मैंने कई बार बताया भी है कि मूल रूप से हमारे संविधान की दूसरी अनुसूची को वेतन भत्तों से रिलेटेड जोड़ा गया है। तो वहाँ पे हमारे संविधान की जो दूसरी अनुसूची है, वहाँ पे जैसे मंत्री हैं उनके वेतन भत्ते, जो भी वेतन भत्ते रिलेटेड है, उन वेतन भत्तों का सारा प्रोविजन वहाँ पे किया गया है कि क्या वेतन भत्ते होंगे। लेकिन वहाँ पे ये भी जोड़ा गया कि जब तक इनके संबंध में कोई नया प्रावधान नहीं कर दिया जाता, जैसे मान लो यहाँ का उदाहरण ले लो कि संविधान में लिखा हुआ कि जैसे राजस्थान नहीं, राज्यों के मंत्रियों के वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अनुसार दिए जाएंगे जब तक कि राज्य की विधानसभा
प्रावधान करके अन्यथा उपबंध न कर दे, मतलब नया प्रावधान न कर दे, कोई कानून बना करके इनके वेतन भत्तों को अपने हिसाब से डिसाइड न कर दे, तब तक इनको वेतन भत्ते वो प्राप्त होंगे जो दूसरी अनुसूची में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, 1 नवंबर 1956 तक तो यही चल रहा था। 1 नवंबर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नए राज्य बने, और राजस्थान का भी पुनर्गठन हुआ। फिर राजस्थान की विधानसभा ने 1 नवंबर 1956 के बाद में राजस्थान मंत्री वेतन एवं अन्य सुविधा अधिनियम 1956 पारित किया। देखो, राजस्थान मंत्री वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधा अधिनियम 1956 पारित किया गया, और राजस्थान विधानसभा ने पहली बार 1956 में मंत्रियों के वेतन भत्तों से संबंधित एक एक्ट, एक अधिनियम बनाया, और उस अधिनियम के द्वारा उस अधिनियम में प्रावधान किया गया कि वेतन भत्ते क्या होंगे, पहली बार 1956 में। उससे पहले तक उनको वेतन भत्ते वो मिलते जो दूसरी अनुसूची में। इसका मतलब हुआ कि कथन एक तो गलत है और कथन दो सही है। तो यहाँ पर देखिए, कथन एक असत्य है और दो सत्य है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आ जाएगा, नंबर 2 का उत्तर आ जाएगा आपका। तो यानी राजस्थान के, अब यहाँ पे आपका एक अतिरिक्त डाटा हो जाता है कि राजस्थान के मंत्रियों के वेतन भत्तों से रिलेटेड कब का, 1956 का है। हालांकि ये भी मेरा बताया हुआ है, आप देखोगे तो वहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ये देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब ये सही है गलत है तो आप माइंड में रिकॉल कीजिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के संबंध में आर्टिकल कौन सा है, 316 है। आर्टिकल कौन सा है, 316, क्योंकि 315 तो यूपीएससी और जो आरपीआई, जो राज्यों की लोक सेवा आयोग है उसके संबंध में उनके गठन का प्रावधान है। 16 में उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और एवं कार्यकाल के बारे में है। तो नियुक्ति और कार्यकाल से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, 316। अब 316 क्या कहता है, केवल अपन बात करेंगे यूपीएससी के संदर्भ में नहीं, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में क्या कहता है 316। 316 ये कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष और सदस्य होंगे उनका कार्यकाल होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ठीक है ना। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, राजस्थान के राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष व या किसी भी सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा सकते हैं। आप जब 317 पढ़ोगे इनको पद से हटाने के लिए, तो मैंने ये कई बार बताया है कि आप हमेशा ध्यान रखना कि जो यूपी आरपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। हाँ, उनको सस्पेंड राज्यपाल कर सकते हैं, निलंबित राज्यपाल कर सकते हैं, लेकिन हटा नहीं सकते। अभी हाल ही में आपने देखा होगा तो जैसे राजस्थान जो लोक सेवा आयोग में जो रामू राय का है और जो भी और भी सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी से रिलेटेड मामला भी चला है ना। इससे पहले बाबूलाल कटारा को को निलंबित किया गया सरकार के द्वारा। फिर बाद में बर्खास्त कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। यानी हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि राजस्थान के राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसी भी सदस्य को कदाचार के आधार पर पद से हटा सकता है, नो, हटा नहीं सकता। यदि यहाँ पे कहा गया होता कि निलंबन किया जा सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, तब ये स्टेटमेंट सही होता। बट यहाँ पे कहा गया है कि हटा सकता है, नो, ये स्टेटमेंट आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आयोग का कोई सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष और 65 वर्ष, यहाँ पे लिख दिया गया 65 वर्ष, जबकि हमने क्या पढ़ा है 62 वर्ष। इसका मतलब ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। आप आपका जो भी लाइन जहाँ पे आपको संदेह होता है उसको गोला करके फिर देखा करो एग्जाम के समय, आपको ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल, अभी बात की। इसका मतलब ये कथन कौन सा हो जाएगा, सही कथन चुनना था हमें, तो सही ये हो जाएगा। लेकिन ये चौथा भी पढ़ लेते हैं, क्या पता ये भी सही हो। अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और आयोग के अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक है ना। अब देखो, अध्यक्ष की नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल ही करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अपना यहाँ पे सही कौन सा हो जाता है, यानी यहाँ पे आपको देखो डायरेक्ट आपको 316 और 317 अनुच्छेद नहीं दिया, लेकिन अनुच्छेद 316 और 317 में जो बातें लिखी हुई है उसका एनालिसिस आपको यहाँ पे पूछ लिया गया है, जो कि अपन आराम से सही कर सकते हैं यदि थोड़ा सा भी अपन दिमाग लगाते हैं तो, ठीक है।
एक सेकेंड, इसको मैं सही कर दूं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अपना ना। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इसका सीधा मैं बता देता हूँ कि सचिवालय पुनर्गठन समिति का मुख्य उद्देश्य था सेल सिस्टम, सचिवालय में अलग अलग प्रकोष्ठ बनाना। आप देखो, सचिवालय में मान लो एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग प्रकोष्ठ हो गए, शिक्षा विभाग अलग हो गया, ये विभाग, ये विभाग, ये विभाग अलग अलग, और फिर उस विभाग में भी अलग अलग सेल हो गए, जैसे प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो छोटी छोटी सेल प्रकोष्ठ करना इसका उद्देश्य था, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आए, कार्य तीव्र गति से हो, और जो धीमी गति से कार्य होता है उसको रोका जा सके। तो यहाँ पे जो उत्तर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? सेल प्रकोष्ठ आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1969 में गठित राजस्थान जो सचिवालय पुनर्गठन समिति थी, उसका मुख्य उद्देश्य था कि सचिवालय में प्रकोष्ठ प्रणाली लागू करना, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यवस्था मैंने आपको बताया, मतलब अलग अलग प्रकोष्ठों के रूप में ये काम करना, तो ये 1969 की उसका उद्देश्य था। हालांकि बाद में इसमें भी कमियां हुई और इसको भी रिप्लेस करके नई चीज़ें लाई गई, नया सुधार किया गया, तो वो बात की बातें हैं। लेकिन आप यहाँ पर अपने समझिए कि प्रकोष्ठ प्रणाली यहाँ से रिलेटेड था, ठीक है। देखो, सचिवालय पुनर्गठन समिति, बजट तैयार, सचिवालय भवन का निर्माण, कर्मचारियों की भर्ती, ये आप खुद लॉजिक लगाओगे। मैंने ये कहा था कि यदि आप थोड़ा सा सेंस लगाओगे तो भी अपन सचिवालय का पुनर्गठन करने के लिए, क्योंकि सचिवालय में क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो प्रकोष्ठ प्रणाली का होना चाहिए। बहुत सिंपल सा एक ही दिया, यदि अलग अलग जो सचिवालय सुधार समितियां या प्रशासनिक सुधार आयोग है, उनकी रिपोर्टों को डाल के यहाँ पे आपको पूछता, तब तो मुझे लगता है कि प्रश्न क्लिष्ट था। लेकिन ये प्रश्न इतना इजी था क्योंकि बजट तैयार करना, तो बजट तो पहले भी तैयार हो रहा था, तो बजट तैयार करने से रिलेटेड। फिर देखो, सचिवालय भवन का निर्माण तो हो रखा था, उसके लिए पुनर्गठन समिति। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपका सीधा का सीधा ये उत्तर निकल के आ जाता है। फिर इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आया, ठीक है ना। देखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े और सही कथन को चुनिए। हमको सही कथन को चुनना है, ठीक है ना। प्रारंभ में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य, 9। जब राजस्थान मानवाधिकार, देखो वैसे भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब का है? 1993। उसके आधार पर राजस्थान में 99 में अधिसूचना जारी होती है, और 99 और 2000 के जाकर के अपने काम करना शुरू होता है। ये चीज़ थी, ठीक है ना। और जब मानवाधिकार आयोग राजस्थान 1993 के हिसाब से राजस्थान मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। बाद में 2006 में जब मानवाधिकार संशोधन अधिनियम पारित किया गया तो उसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य कर दिए गए। तो एक 1+4 थे पहले, उनको घटा के 1+2 कर दिया गया। इसका मतलब पहला जो कथन है उसमें 6 सदस्य लिखे हुए हैं, ये तो रॉन्ग हो गया। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व कम से कम एक पुलिस महानिरीक्षक, आईजीपी, आईजीपी स्तर का अधिकारी करता है। तो देखिए, आप मानवाधिकार आयोग है, उसकी धारा 11 एवं 27 पढ़ोगे। जो मानवाधिकार अधिनियम 1993 का है, उसकी आप धारा 11 प्लस धारा 27 पढ़ोगे, तो उसमें ये लिखा हुआ है, सीधा सीधा साफ साफ उस धारा में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार का, जैसे राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान सरकार को पढ़ लो, कि राजस्थान सरकार का ये दायित्व होगा कि राजस्थान सरकार एक एक पुलिस अनुसंधान यूनिट, यानी पुलिस अनुसंधान अधिकारी, और आवश्यक जितने उनको मात्रा में पुलिस कांस्टेबल है उनकी आवश्यकता हो, वो राजस्थान सरकार उपलब्ध करवाएगी, ठीक है ना। यानी इसकी एक इन्वेस्टिगेशन डिवीजन होगी, एक जांच एजेंसी होगी। अब जांच एजेंसी में इसके खुद के कर्मचारी नहीं होते, वो राज्य सरकारों को ये दायित्व डाला गया है कि आप यहाँ पे उस जांच एजेंसी में कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी उपलब्ध कराओगे। और यहाँ पे ये लिखा गया कि उस जांच एजेंसी का नेतृत्व कम से कम इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी पुलिस महानिरीक्षक स्तर का अधिकारी होगा। ऐसे नहीं कि आप किसी भी नीचे वाले जैसे हेड कांस्टेबल को उसका मुखिया बना दोगे, नहीं। ये 1993 के धारा 11 और धारा 27 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आयोग की एक जांच एजेंसी है, लेकिन जांच एजेंसी के पास आयोग के खुद के कर्मचारी नहीं है, ये हमेशा हमको पता है। तो राज्य सरकार उस जांच एजेंसी में कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, और उस जांच एजेंसी का जो मुखिया होगा, जो लीडरशिप करेगा, उसको लीडर नेतृत्व करेगा, वो एक पुलिस महानिरीक्षक व्यक्ति होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है ना। लेकिन अपन देख लेते हैं कि दो स्टेटमेंट क्यों गलत है। क्योंकि राजस्थान इसका गठन 1994 में, तो मैंने कहा अधिसूचना द्वारा, तो अधिसूचना जारी हुई थी 99 में। काम किया था इसने 2000 के लगभग काम करना शुरू किया था। तो यानी दोनों स्टेटमेंट, ये भी आपका रोंग है और ये भी रोंग है, तो कौन सा राइट हो गया? दूसरा। तो यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा? 2। आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है। फिर अपन आगे चलते हैं।
ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति ध्यान से पढ़ा है वो सही कर देगा। ग्राम पंचायत में योजना एवं समन्वय समिति, देखो इसको थोड़ा सा यहाँ पे देखना, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, यानी ग्राम पंचायत की विकास योजना बनाना, उस विकास योजना में क्या प्रस्ताव डाले जाने चाहिए, क्या क्या फिर ग्राम सभा से अनुमोदन लिया जाएगा वो दूसरी बात है, लेकिन ये कमेटी पूरा रोड मैप तैयार करेगी। और इस कमेटी जब पूरे गांव का विकास हो रहा है और जब गांव के विकास के लिए योजना बनाई जा रही है, गांव में क्या किया जाना चाहिए इसके बारे में वहाँ पे बातचीत हो रही है, और उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, तो बिल्कुल सिंपल सा अंडरस्टैंड आप लगाओगे तो सरपंच ही होगा, सरपंच ही होगा। अब देखो, पंचायत समिति के सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में, तो पंचायत समिति का इससे ग्राम पंचायत से क्या मतलब है, सदस्य हो सकते हैं, अध्यक्ष नहीं होंगे वो। भाई अपन ये कहेंगे चलो पंचायत समिति का जो सदस्य है वो इस ग्राम ये जो समिति है इसका सदस्य भी हो सकता है, पर इस समिति का अध्यक्ष तो वो नहीं होगा ना, क्योंकि ये गांव के लिए काम करेगी, तो गांव के लिए गांव का मुखिया कौन है, सरपंच है, तो बाकी सारे के सारे वैसे ही हट जाएंगे। और जो ग्राम विकास अधिकारी होता है उसका प्रशासनिक प्रमुख होगा, ठीक है ना, यहाँ पे अध्यक्ष की बात की जा रही है, सचिव की बात नहीं की जा रही है। यदि उस कमेटी के सेक्रेटरी की बात करोगे ना तब तो वो वीडियो होगा, लेकिन कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, तो राजनीतिक जो भी सरपंच है वो उसका चेयरमैन होगा। तो यहाँ पे आराम से आपका उत्तर कौन सा आ जाएगा, फोर्थ जो है वो आपका उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, इस समिति की सिफारिशों पर राजस्थान राज्य विधानसभा ने सदन के पटल पर रखी गई अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा की, ठीक है ना। अब देखो इसको देखो, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी द राजस्थान स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिस्कस द रिपोर्ट ऑफ द कमिश्नर फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। देखो अनुसूचित जाति और जनजाति आयुक्त, इसकी जगह तो थोड़ा सा ध्यान रखना, 338 में तो एससी आयोग कर दिया और 338 बी में अब उनकी जगह एसटी आयोग कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो आयुक्त की जगह भी अध्यक्ष हो गए एक तरह से। लेकिन यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि जो राजस्थान विधानसभा ने सदन के पटल पर रखी गई अनुसूचित जाति जनजाति आयुक्त की रिपोर्ट पे, यानी ये जो जनजाति आयोग है, ठीक है ना, और जो जनजाति ये अनुसूचित जाति आयोग है और अनुसूचित जनजाति आयोग है, देखो ये चाहे एससी आयोग हो, चाहे एसटी आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, कोई सा भी आयोग हो, वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे। और जब राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देंगे, ठीक है ना, तो राज्यपाल उस रिपोर्ट को कहाँ रखवाएगा, राजस्थान विधानसभा में रखवाएगा। फिर विधानसभा उस पर चर्चा करेगी, चर्चा के बाद में विधानसभा में अनुसूचित जाति कल्याण समिति बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग कमेटियां बनाई हुई विधानसभा की, और ये अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति है ना, वो एससी और एसटी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई है उसका अन्वेषण ये करेगी, और इसके बाद में फिर ये अपना प्रस्ताव देगी। मतलब ये हो गया कि पूरा प्रोसेस ये हो गया कि एससी और एसटी आयोग ने रिपोर्ट किसको दी, राज्यपाल को। फिर राज्यपाल ने क्या किया, उस रिपोर्ट को संसद में विधानसभा में रखवा दिया। विधानसभा ने वो रिपोर्ट किसको दे दी, अनुसूचित जाति कल्याण समिति की, विधानसभा की अलग अलग समितियां बनी हुई है, उसमें अनुसूचित जाति जो कल्याण समिति है उसके पास वो रिपोर्ट चली गई। ये जो कमेटी है उस रिपोर्ट का अध्ययन करती है और फिर अपनी रिकमेंडेशन विधानसभा को देती है जिन पे चर्चा की जाती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो इसके आधार पर ये अनुसूचित जाति कल्याण समिति है जो कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों का काम यही करती है। तो अनुसूचित जाति कल्याण समिति है, इसकी रिपोर्ट पे क्या करती है, विचार करती है, यानी रिपोर्ट पर चर्चा की जाती है। आयुक्त की रिपोर्ट पर चर्चा किसके द्वारा की जाती है, अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति, ये जो समिति है विधानसभा की उसके द्वारा। मैंने प्रोसेस बता दिया। एससी एसटी आयोग पहले ही इनको कमिश्नर कहा जाता था, इसलिए ये कमिश्नर शब्द यहाँ पे जोड़ा गया। अब चाहे कमिश्नर समझ लो, आयुक्त जो एससी एसटी, फिर वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा में इस समिति के पास, समिति फिर विधानसभा में रखेगी, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। पहले समिति चर्चा करेगी, फिर अपने सुझाव देगी और फिर वो विधानसभा में रखा जाएगा। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में वैधानिक प्रभाव वाले संकल्प, देखो काफी क्रिटिकल है यहाँ पे, देखो रिजोल्यूशन के बारे में उल्लेख किया गया है, और जो स्टेट्यूटरी इफेक्ट यानी वैधानिक प्रभाव, देखो वैधानिक प्रभाव तो विधि, यानी विधि का प्रभाव, कानून का प्रभाव रखते हो, तो वो तो सीधी सीधी बात है कि संविधान में है, और संविधान यदि कहता है कि संसद द्वारा किया जाए तो वैधानिक प्रभाव तो सारे हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये कहना चाहता है आपको कि कौन सा अनुच्छेद है वो वैधानिक यानी संकल्प से रिलेटेड है। तो देखो यहाँ पे 3 अनुच्छेद आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। कितने अनुच्छेद दिए गए हैं, 3 अनुच्छेद आपके यहाँ पे दिए गए हैं।
पहला है विधान परिषद से रिलेटेड, विधान परिषद से रिलेटेड यानी विधान परिषद को यदि भंग करना हो तो संकल्प प्रस्ताव विधानसभा के द्वारा पारित किया जाएगा 2/3 बहुमत से, यानी वो रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा। तो यानी ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है, क्योंकि वहाँ पे क्या पारित किया जाएगा, एक रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा। फिर दूसरा देखो, विधानसभा अध्यक्ष जो है या उपाध्यक्ष उनसे रिलेटेड है, यदि उनको हटाया जाए तो उसके लिए भी एक रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा। ठीक है, तो यानी ये आपका स्टेटमेंट भी सही है। फिर तीसरा, विधान परिषद सहम स्थिति, जो विधान सभा के अध्यक्ष को हटाओगे वैसे ही विधान परिषद के सभापति को हटाओगे तो उसके लिए भी एक रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा जिसकी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। यानी तीनों में आपका क्या है, एक रिजोल्यूशन के बारे में प्रावधान किया गया है। और रिजोल्यूशन जो है वो संकल्प प्रस्ताव यदि विधानसभा कोई पारित करती है तो विधानसभा द्वारा पारित किया गया जो प्रस्ताव वो विधि का बल तो रखता है, क्योंकि विधानसभा क्या बनाती है, कानून बनाती है। तो यानी यहाँ पे तीनों के तीनों ABC आपके तीनों सही है, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा आपके। ठीक है, इसके बाद में जुलाई 25 में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जारी नियुक्ति पत्र को आपको बोलते हैं वारंट बोलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका लिख जाएगा कि वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट। वारंट, थोड़ा वर्ड ध्यान रखना, कई बार नियुक्ति पत्र नहीं आता, वारंट आ जाता है। ठीक है ना। और अधिसूचना जारी करते हैं वो नोटिफिकेशन, तो वो किसके द्वारा पढ़ी जाती है, यानी ये समझिए कि जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस हो या जस्टिस हो, जब इसकी नियुक्ति की जाती है तो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करते हैं, एक वारंट जारी करते हैं, वारंट नियुक्ति पत्र। ठीक है ना। और उसकी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करते हैं। ये वारंट और जो राष्ट्रपति जारी करते हैं ये राज्य में आता है। राज्य का जो CS है, मुख्य सचिव है, सभी राज्यों में है, वो इसको पढ़ के सुनाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि एक तरह से वो प्रतिनिधि हो गया ना तो प्रतिनिधि के रूप में उसको पढ़ के सुनाता है। उसके बाद में राज्य का जो राज्यपाल है वो शपथ दिलाता है। तो ये एक पूरी प्रोसीजर होती है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो नियुक्ति पत्र और अधिसूचना जारी की गई थी उसको पढ़ा किसने। ठीक है ना। और जिसमें उच्च न्यायालय के वो तो नियुक्ति के बारे में बात की जाती है। तो देखो, उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि CS नहीं थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नहीं आएंगे। मुख्य सुधांश पंत तो ये आ जाएंगे। राजस्थान के इस समय मुख्य सचिव कौन है, सुधांश पंत। तो जो सुधांश पंत महोदय हैं उनके द्वारा ये पढ़ा गया। और जो क्योंकि परंपरा यही है कि मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दी कि इस प्रोसीजर से नियुक्ति पत्र वारंट है वो जारी किया जाता। तो आप देखिए कितने प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा रहा है, केवल थोड़ा सा लॉजिक लगाना था, क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल ऑप्शन में नहीं था। देखो चौथा ऑप्शन और देख लीजिए आप, मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। तो यानी यहाँ पे आपके राज्यपाल ऑप्शन में दिया ही नहीं। तो जब राज्यपाल ऑप्शन में नहीं दिया तो आप खुद थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसको आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन लॉजिक कौन लगाए। यहाँ पे राज्यपाल दे देते ना, तब तो अपन सोचते यार राज्यपाल तो शपथ तो यही दिलाता है, तो फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता। यहाँ पे सीधे सीधे आपके आंसर निकल रहे थे कि उस वारंट को कौन पढ़ेगा, CS पढ़ेगा। ठीक है। और ये अभी अखबारों में भी आया था, ये अभी अखबारों में भी आया था। और आप देखिए पॉलिटी के जो प्रश्न है, मैंने हालांकि कोरिलेट नहीं करा, मैं सोच रहा हूँ शॉर्ट सा वीडियो में बना दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँ। वरना आप देखोगे तो ये बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके अखबारों में चर्चित रहे हैं, इस वजह से इन सभी के सभी प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है ना। अब कुछ समय पहले वो विधान परिषद सभा के अध्यक्षों को हटाना है, वो भी अभी अखबारों में चर्चित रहा था। फिर इससे पहले जो कुछ क्वेश्चन थे वो भी आप देखोगे तो अखबारों में चर्चित रहे हैं। तो उनसे रिलेटेड ही आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर अपन 13 देख लेते हैं। ठीक है। राजस्थान भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, 35 का पहले पूछ लिया। सही कथनों के लिए सही कूट चुनिए। सही कथनों के लिए अपन को कूट चुनना है। कूट मतलब इनमें से कोई चुनना है। तो पहले का देखना है कौन कौन से कथन अपने सही है। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का संहिताबद्ध संस्करण था ये, क्योंकि मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड, मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। क्योंकि राज्य सचिव होता था वो वायसराय से भी ऊपर होता था, तो पहले मोंटेग्यू आएगा भारत सचिव और फिर भारत के वायसराय आएंगे, क्योंकि वो इसके नीचे हैं पद के हिसाब से। तो इन दोनों के द्वारा कुछ सुधार बनाए गए थे। उन सुधारों को संहिताबद्ध का मतलब हो गया कोडिफिकेशन। उन सुधारों को कोडिफिकेशन किया गया, यानी एक कानून के रूप में उनको डाला गया। तो यानी पहला स्टेटमेंट है
वो अपना सही है, क्योंकि मोंटेग्यू और चेम्सफोर्ड के जो सुधार थे, उन्हीं सुधारों का एक संहिताकरण, एक संहिता के रूप में, उनको कोड के रूप में, एक नियम के रूप में, एक कानून के रूप में डालने के लिए भारत शासन अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम, ये पारित किया गया। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। और मोंटेग्यू कौन था? देखो, भारत के राज्य सचिव और वाइसराय को के पद पे कौन थे? चेम्सफोर्ड। तो ये क्रम से भी आपको ध्यान रखना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को क्या कर दिया गया था? अस्वीकार कर दिया। दूसरा जो प्रोविजन है वो क्या है कि पूरी आपको यहाँ पे देखोगे तो भारतीय कांग्रेस ने इसको क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस अधिनियम को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। चलो एक बार तीसरा और पढ़ते हैं अपन। महात्मा गांधी ने इस अधिनियम को इंग्लैंड द्वारा प्रस्ताव देने और भारत द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं बताया। तो ये बात भी सही है। 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा के लिए कहा गया, और हमको पता है कि उसमें साइमन कमीशन रखा गया था। 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा होगी, और समीक्षा में क्या होगा? साइमन कमीशन होगा। तो यहाँ पे आपके देखिए ACD, हालांकि इसमें मुझे भी कन्फ्यूजन है, ACD ये उत्तर होना चाहिए आपका। चलो इसको देख करके और बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये उत्तर होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इससे पूर्णतः अस्वीकार किया गया था, ये भी अब एक बार मैं देख के ही बता पाऊंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1919 का अधिनियम पढ़ोगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। 10 वर्ष बाद साइमन कमीशन के बारे में बात की गई थी, ठीक है ना। तो इसको एक बार मैं रख लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक बार इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको गलत डेटा नहीं दे सकता। फिर इसके बाद में देखिए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंध? ये तो सीधा सीधा गणतंत्र है, क्योंकि गणतंत्र वो होता है जिसका जो देश का मुखिया होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो हमारा राष्ट्रपति से ब्रिटेन में है ना, और लोकतंत्र तो है, और राजतंत्र है वहाँ पे, गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो मुखिया होता है वो राजा होता है। तो इस तरह से वहाँ पे आप देखोगे तो ये चीज़ आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इसके बाद भी नेक्स्ट अपन बात करते हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य कर दी गई। तो देखिए इसका उत्तर आएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था जिसके द्वारा, ये 24वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 1971 में पारित किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। और इंदिरा गांधी के द्वारा इसमें कहा गया कि कोई भी संविधान, देखो 3 प्रकार के एक तो विधेयक होते हैं, एक तो संविधान संशोधन विधेयक, एक धन विधेयक, और एक सामान्य विधेयक। हित विधेयक की ज़्यादा मैं डिटेल नहीं जा रहा। तो देखो, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ये प्रोविजन है। और संविधान संशोधन विधेयक है, न तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, न राष्ट्रपति अपने पास रख सकता है। ऐसा विधेयक पर जिस पर राष्ट्रपति अपने किसी भी वीटो का पावर, जो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, अपनी वीटो का पावर यहाँ पे नहीं कर सकता। तो ये 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा ये प्रोविजन किया गया था। तो ये एक डाटा है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार है, जिसमें कोई भी मौलिक अधिकार शामिल है, और यदि संविधान निर्माताओं का इरादा मौलिक अधिकारों को संशोधन शक्ति के दायरे से बाहर रखने का होता तो वह इस पर स्पष्ट प्रावधान करते। देखो, ये जो मामला था ये कहा गया था सज्जन सिंह में, शंकरी प्रसाद में, सॉरी, शंकरी प्रसाद में ये कहा गया था। ये मामला क्या हुआ था कि आप यदि मूल अधिकारों का इनका देखोगे तो वहाँ पे मैंने बात भी की है कि जब शंकरी प्रसाद मामले में पहली बार जब, क्योंकि हुआ क्या था उस समय, संपत्ति हमारा मौलिक अधिकार था 31 में, और संपत्ति के मौलिक अधिकार में चेंज हम मतलब संविधान नहीं कर सकते, क्योंकि अनुच्छेद 13 ये कहता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों से असंगत हो, यानी मूल अधिकारों से असंगति रखता है तो वो शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कानून बनाने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार लोगों के पास था, अब लोगों की संपत्ति एक मौलिक अधिकार था, तो संपत्ति को राज्य छीन नहीं सकता। अब राज्य को उस समय जरूरत पड़ी डेवलपमेंट की। देश का विकास तो तभी होगा जब रोडें बिछेगी, उद्योग धंधे लगेंगे, और उसके लिए तो ज़मीन चाहिए, तो ज़मीन अधिग्रहण कर नहीं सकती थी। तो उस समय क्या किया गया कि राज्य के द्वारा के सामने धर्म संकट हो गया कि अपन क्या करें। तो फिर राज्य के द्वारा पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पारित किया गया, और उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई, और 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण कानूनों को डाल दिया गया।
और कह दिया गया कि इस नवी अनुसूची में जो भी चीज़ें हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है, यानी कोई नहीं न्यायिक समीक्षा। और फिर इसके आधार पर संपत्तियां लेना शुरू की जिससे कि देश का डेवलपमेंट हो सके। अब जिनके पास बड़ी बड़ी संपत्तियां थी और उनकी संपत्ति जा रही थी तो वो लोग चले गए कोर्ट में। कोर्ट में चले गए तो शंकरी प्रसाद मामले में पहली बार कोर्ट ने निर्णय दिया। कोर्ट ने ये कहा कि देखो, ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये कहा कि देखो, संसद कुछ भी कर सकती है, मौलिक अधिकार, संसद को अधिकार है। यदि संसद को ये अधिकार नहीं होता, स्पष्ट रूप से प्रावधान होता कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं कर सकती, ऐसा कहती संसद, यदि मतलब संविधान सभा कहती है, यदि संविधान सभा का ये इरादा होता कि मौलिक अधिकारों को संसद के कानून से बाहर रखा जाए, संसद के दायरे से बाहर रखा जाए, मौलिक अधिकारों में कोई भी परिवर्तन संसद की शक्ति के अधीन नहीं रखा जाए, यदि ऐसा रखने का इरादा होता तो फिर हमारा जो संविधान सभा है वो ये कहती। ये शंकरी प्रसाद मामले में कोर्ट ने कहा, यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? चौथा। बाद में देखिए सज्जन सिंह मामले में इसको रिपीट किया, लेकिन पहली बार किसमें कहा? शंकरी प्रसाद, तो यहाँ पे उत्तर आपका शंकरी प्रसाद आ जाएगा। फिर लेकिन गोलकनाथ मामले ने ये कह दिया कि नहीं भाई, संसद के कहने का मतलब लिखा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी समझोगे कि आप संसद कुछ भी कर सकती है। नहीं, मौलिक अधिकार तो बहुत पवित्र है और किसी भी तरह से कुछ नहीं किया जा सकता। तो एक तरह से ये दोनों मामले थे ना जिनमें संविधान ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने बैलेंस करने का प्रयास किया था। गोलकनाथ मामले में उसको खत्म कर दिया गया और कहा गया कि आप संपत्ति वापस लौटाओ सबको। तो ये तो धर्म संकट हो गया। फिर 24वां 25वें संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन पारित किए गए। फिर लास्ट में जाकर के इनका कंक्लूजन के केशवानंद भारती में रखा कि हाँ, संसद को अधिकार है कि संविधान के किसी भी भाग में वो परिवर्तन कर सकती है, चेंज कर सकती है, कम कर सकती है, कटौती कर सकती है, बढ़ा सकती है। इवन मूल अधिकार हो तो उनको भी कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो यहाँ से मूल ढांचे का सिद्धांत शुरू होता है। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास किया, डिटेल में, क्योंकि फिर तो यही टॉपिक लगभग घंटे भर चला जाएगा। तो यहाँ पे आपका उत्तर शंकरी प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो, संविधान के 42वां अधिनियम 1976 द्वारा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सम्मिलित किया गया? देखो, निःशुल्क विधिक सहायता है, ये 42वें के द्वारा शामिल किया गया। 42वां, इसमें निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखो 45 बी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पारित की गई, 2011 में हुआ था, एक बार देख लेना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 46 ए नाम का कोई संविधान में है ही नहीं। और 48वां, ये वन्य जीव और अभी उनसे रिलेटेड है, और ये भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया गया। तो आपका पहला और चौथा जहाँ पर होगा तो वो उत्तर सही हो जाएगा। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा तीसरा, ठीक है ना। पहले और चौथे के हिसाब से कौन सा उत्तर हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। फिर देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित गैर धन विधेयक पे पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? देखो, 111 जो है ना, राष्ट्रपति को जो वीटो पावर देता है, उनमें से एक वीटो पावर है राष्ट्रपति पर पुनर्विचार, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, सस्पेंसिव वीटो। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सस्पेंसिव वीटो, निलंबन का अधिकार। यानी यहाँ पर ये वीटो ये कहता है कि धन विधेयक को छोड़ करके, देखो संविधान संशोधन विधेयक को तो वैसे ही बाहर कर दिया, उसको तो हटा दो। धन विधेयक को छोड़कर कोई भी सामान्य विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी कोई भी सामान्य विधेयक किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए किसको भेज सकते हैं? संसद को भेज सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, संसद को भेज सकते हैं। और संसद यदि इस पर पुनर्विचार के लिए सहमत हो और चाहे असहमत हो, और संसद इसको वापस पारित करके, पारित कैसे? साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, और राष्ट्रपति को भेज देती है, तो फिर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी होगा। यानी राष्ट्रपति किसी भी गैर धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है कि आप इस पर पुनर्विचार कीजिए, ये प्रावधान मुझे ठीक नहीं लगा, आप इस पर दोबारा देखिए इस पैरा पे। और वो चला गया संसद के पास। संसद ने देखा कि राष्ट्रपति ने बताया है तो हम चलो इस पे चेंज कर देते हैं। और यह संसद को लगे कि भाई चेंज नहीं करेंगे, हमने तो जो सोचा था वो ठीक है, राष्ट्रपति ने बोला तो हम क्या करें, हमको ठीक यही लग रहा है। तो संसद वापस भेज देगी, या तो हूबहू जैसा पहले था वैसा का वैसा, या वैसा जैसा राष्ट्रपति चाहते हैं चेंज करके। दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति उसको अब लौटा भी नहीं सकते, और
और उस पर सहमति देने से मना भी नहीं कर सकते। अब उनको सहमति देना बाध्यकारी होगा। और संसद ऐसा करने के लिए संसद को कौन से बहुमत की आवश्यकता होती है? साधारण बहुमत से। तो मैं ये कहूँ कि राष्ट्रपति की जो पुनर्विचार की शक्ति है, विलंबकारी शक्ति है राष्ट्रपति की, ठीक है ना, या राष्ट्रपति का जो सस्पेंसिव वीटो है, उस विलंबकारी शक्ति जो सस्पेंसिव वीटो है उसको, उसके प्रभाव को संसद साधारण बहुमत से खत्म भी कर सकती है। तो कल को ऐसा प्रश्न आ जाएगा, राष्ट्रपति की पुनर्विचार के लिए भेजता है तो क्या संसद उसे साधारण बहुमत से उसके प्रभाव को खत्म कर सकती है? 4 स्टेटमेंट आ जाए तो आप ध्यान रखना, साधारण बहुमत से उस प्रस्ताव का राष्ट्रपति की इस वीटो पावर के प्रभाव को खत्म संसद कर सकती है। इसके बाद में देखो 19वां प्रश्न पॉलिटी से रिलेटेड, कौन सा प्रश्न है? 19वां प्रश्न है, ठीक है ना। तो 19वां प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, आपको कोई भी पार्टी लोकसभा में राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में, राष्ट्रीय दल के रूप में कोई राजनीतिक दल है उसको मान्यता देने के लिए क्या चाहिए? तो देखो कोई भी दल यदि राष्ट्रीय दल बनता है, ठीक है ना, तो इसके लिए चलो अपन यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय दल के रूप में यदि किसी दल को मान्यता मिलती है तो इलेक्शन कमीशन ये कहता है, यह भारत का जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, यदि आप उन सबका अध्ययन करोगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राष्ट्रीय दल के रूप में पहली जो शर्त है उसको कम से कम लोकसभा में 2% सीटें जीतनी चाहिए। कितनी सीट? 2% सीटें उसको जीतनी चाहिए, पहला शर्त ये है। यानी लोकसभा के चुनाव में उसको 2% सीटें जीती हो, जो कम से कम कितने राज्य से हो? 2% सीट मिले हो जो कम से कम 4 राज्यों से हो। यानी भारत के 4 राज्यों से कम 2% सीटें, लोकसभा की 2% यानी लगभग 11 सीटें हो गई, ठीक है ना। लगभग कितनी सीटें हो गई आपको देख लो, 2% सीटें के हिसाब से कितना हो जाएगा? 11 की सीटें हो गई, 545, 550 है ना, तो 550 का 2% हो गया 11। तो कम से कम 11 सीट उसको जीतनी चाहिए 2%, या यहाँ पे 11 सीट गिन के मत रखना, 2% आप याद करके रखना। और ये 2% कम से कम कितने राज्यों में हो? एक राज्य में नहीं, 4 राज्यों में। जैसे किसी में 2 सीट, किसी में 3 सीट, किसी में 4 सीट, कुल मिला के 11 हो जाए, लेकिन राज्य कितने होने चाहिए? कम से कम 4 राज्य होने चाहिए, ठीक है ना। या 4 राज्यों में कम से कम वेद मतों का 6% उसने प्राप्त किया हो, या वो 4 राज्यों में राज्य दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। 3 प्रकार की शर्तें यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे अपन वापस अपन उसको देखते हैं। तो यदि कोई दल 3 विभिन्न राज्यों में, तो ये तो पहला कट गया। यदि कोई दल कम से कम 4 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतता है तो ये सही हो जाएगा। 4 राज्यों में 4% सीट, तो 4 की बात ही नहीं की गई है। यदि कोई दल कम से कम 3 राज्यों, यहाँ पे भी 4%, तो यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर का आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना उत्तर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं, हालांकि इसकी लिस्ट जो है, इनकी व्याख्या है वो मैंने बनाई भी है, तो उस व्याख्या को मैं आपके सामने शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको देख सकते हो। तो देखिए, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्रियों के बारे में देखोगे आप, तो इसको भी अपन यहाँ पे ले लेते हैं, नहीं, आगे ही बनाया था ना। तो चलिए, प्रधानमंत्रियों का यदि आप देखोगे कि अब तक भारत के जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं वो रहे हैं 6, ठीक है ना। पहले रहे हैं सरदार पटेल, सरदार पटेल, और इनके समय पंडित नेहरू हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, सरदार पटेल और नेहरू। दूसरे रहे हैं मोरारजी देसाई, दूसरे रहे हैं मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जिस समय भारत के उप प्रधानमंत्री थे, उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो दूसरा कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी। तीसरे हमारे देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। और चरण सिंह जिस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे, उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई उस समय। यानी ये कौन, किसकी लिस्ट हो गई? उप प्रधानमंत्रियों की। फिर इसके बाद में अपन चौथे बात करते हैं, तो वाई वी चौहान, वाई वी चौहान, ये हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे। और जब ये उप प्रधानमंत्री थे तब उस समय चौधरी चरण सिंह हमारे देश के कौन थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। तो चौथा कॉम्बिनेशन ये आ गया। पांचवा देवीलाल, पांचवा कौन सा हो गया? देवीलाल, उस समय हमारे देश के उप प्रधानमंत्री थे। और जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे उस समय वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, वीपी सिंह उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और ठीक है ना। फिर इसके बाद में देवीलाल आता है तो चंद्रशेखर, तो देवीलाल के समय दूसरे कौन थे? चंद्रशेखर। तो ये देवीलाल 2 बार हो गए ना। तो
तो ये हमारे प्रधानमंत्रियों का ही लिस्ट है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन बता रहा है कि चौधरी देवीलाल और चरण सिंह और मोरारजी देसाई। तो अपन देख लेते हैं चौधरी देवीलाल और चरण सिंह। तो देखो चौधरी देवीलाल, और यहाँ पे कहना कहना क्या चाहता है, उप प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री चरण सिंह थे उस समय, कौन था? तो प्रधानमंत्री चरण सिंह थे उस समय आपका YV चौहान था। यानी पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी ये गलत है, सही युग में सुमेलित नहीं है। चलो बाकी को समझ, चरण सिंह और मोरारजी देसाई। तो यहाँ पे देख लीजिए चरण सिंह और मोरारजी देसाई, इसका मतलब ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई जवाहरलाल नेहरू राइट है ही, मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी वाला राइट है, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, देवीलाल और चरण सिंह। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, बस आपको थोड़ा सा क्रम पता है। और देखिए क्रम सबका याद किया भी नहीं जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति इनका तो याद किया जा सकता है। राजस्थान के राज्यपाल का भी नहीं याद होगा आपको, मत करना, क्योंकि उसके प्रश्न आएंगे तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा आएगा तो कर देना। बाकी क्रम से पूछ रहे तो बीच में पता नहीं देखो 10, 15, 20 की संख्या में तो ठीक है, लेकिन 70, 70, 50, 50, 60, 60 संख्या हो जाती है, फिर याद नहीं होता है। और याद करना मैं तो नहीं मानता कि इफेक्टिव है, कॉस्ट बेनिफिट इसका होता है। फिर इस महासभा के समक्ष मैं अपनी जनता और अपनी सरकार की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के सिद्धांतों और उद्देश्यों के प्रति पूर्ण एवं निष्कलंक प्रतिबद्धता रखते हैं, और हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन सिद्धांतों उद्देश्यों की पूर्ति की कार्य करने का प्रयास करेंगे। यह वक्तव्य बहुत ज़्यादा सिंपल है। आप लॉजिक लगाओ, आपके वैसे भी सिलेबस में जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है और उत्तर भी जवाहरलाल नेहरू ही आएगा। किसी का कॉमन सेंस भी काम कर रहा हो तो यही उत्तर आएगा, क्योंकि हमारे देश की सबसे ऐसा कहते हैं कि बहुत शाख जो थी उस समय वो काफ़ी थी। जवाहरलाल नेहरू का कद बहुत बड़ा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और लेकिन अपने सिलेबस में जवाहरलाल नेहरू, तो अपन इसका सीधा सीधा उत्तर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज था तो मैंने उसमें बता दिया कि हाँ मैं उसका वापस करने का प्रयास करूंगा। बाकी ये आपका पेपर था। 21% बहुत मायने रखते हैं। यदि आपने पॉलिटी को ढंग से पढ़ा है तो 21 के 21% आप सही करके आ सकते हो। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आपको आवश्यकता है। नमस्कार। और देखिए आप इसको इससे रिलेटेड जो डिटेल PDF है वो मैं आपको डाल दूंगा, सुबह तक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और अब जो पेपर आएंगे उसके बारे में अपन बात करेंगे। नमस्कार।